आजादी के बाद जेपी ने सड़क से संसद को डिगाया और छात्र आंदोलन ने देश की सत्ता बदल दी। लेकिन सत्ता बदलने के लिए सत्ता से निकलकर सियासी तिकड़मों का आंदोलन भी इसी देश ने देखा और सत्ता के जरिए सत्ता के लिए संघर्ष की अनकही कहानी का एक सिरा आंदोलन की नब्ज को कैसे पकड़ता है, यह सामाजिक बदलाव या कहे सामाजिक न्याय की सोच तले कैसे ढलता है, इसका नायाब चेहरा था बोफोर्स घोटाले पर सियासी हंगामा और मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर सियासत। हाशिए पर पड़े देश के बहुसंख्यक तबके से इतर जातीय व्यवस्था में राजनीतिक चाशनी जब लपेटी गई तो हंगामा मच गया। समाज में लकीर खिंची और जातीय राजनीति के धुरंधरों के पौबारा हुए। लेकिन ये पन्ने खून से सने थे, आंदोलन से कहीं ज्यादा सामाजिक कड़ुहाट का खून। कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे। ये वो आग थी जिसने हिंदुस्तान की सियासत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। आरक्षण, जी हां, पिछड़े तबके की सामाजिक बदहाली की एवज में लाभ के हालात या कहें बराबरी में खड़े होने की सुविधा। लेकिन फैसले सामाजिक न्याय के लिए नहीं बल्कि सियासी तिकड़मों के लिए थे। तो हालात बिगड़े और बिगड़ते हालातों को थामने की जगह हालात और बिगाड़ने की राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि यह आंदोलन सत्ता पाने और सत्ता बदलने का मजबूत हथियार बन गया था। देखते देखते समूची हिंदी पट्टी जातिवाद के नाम पर पट गई। सात अगस्त 1990 तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान संसद में किया तो देश जातीय समीकरण के उन्माद से झुलसने लगा। मंडल कमीशन की सिफारिश के मुताबिक पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की बात कही गई, जो पहले से चले आ रहे अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले 22.5 से अलग था। यानी नई आरक्षण नीति के बाद आरक्षण की सीमा 49.5% तक पहुंच चुकी थी। पहले से बेरोजगारी और सिस्टम की खामियों से जूझ रहे नौजवानों के गुस्से में आरक्षण की नई नीति ने आग में घी डालने जैसा काम किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी समेत देश के 22 कॉलेजों के छात्र आरक्षण मुद्दे पर सड़कों पर निकल आए। आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश की गई वो उतना ही उग्र होता चला गया। डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो पुलिस हम पर लाठी डंडे बरसाती है, जबकि प्रो रिजर्वेशनिस्ट रैली को पुलिस एस्कॉर्ट करके ले आती है। ना ही सरकार हमारे साथ है, ना ही एमपीज हमारे साथ है, ना ही एमएलएज हमारे साथ है। तो हमारे पास मात्र महात्मा गांधी का एक चीज बचा है, सत्याग्रह और नॉन वायलेंस। करेंगे हम लोग, जलाएंगे, बस जलाएंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास और कोई और चारा नहीं है। तो और क्या करेंगे, जीविका के लिए तो कुछ करना ही होगा, आखिर नहीं तो रहेंगे। हम लोग जो है साथी एकदम ठीक कहा है कि कलम चलाना छोड़ दिया है, बंदूक चलाना सीखेंगे। और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे। यही हाथ से लिखेंगे भी और यही हाथ से खून भी बहाएंगे। पुलिस प्रशासन ने आंदोलन को कुचलने के लिए लाठी, गोली, आंसू गैस का सहारा लिया तो सड़कें खून से लाल होने लगी। इस सब से दूर दिल्ली की राजनीति ये अच्छी तरह से जानती थी कि आरक्षण का तीर उनके लिए वोट बैंक का ब्रह्मास्त्र बन जाएगा।
क्योंकि मंडल कमीशन से उपजी आरक्षण नीति का सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत पर पड़ा। उस वक्त तक उत्तर प्रदेश और बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी उत्तराखंड और झारखंड नहीं बने थे। तो बिहार की 54 सीटें और उत्तर प्रदेश की 85 सीटें, यानी कुल मिलाकर 139 सीटें होती थीं, जो लोकसभा की कुल सीटों का लगभग 1/4 होता था। मंडल कमीशन जब बना और लागू हुआ तो इसका प्रभाव उत्तर भारत में इसलिए अधिक दिखा क्योंकि उत्तर भारत संभवतः जाति प्रथा में इतने कठोरता से बटा हुआ है और जाति प्रथा इतनी नीचे तक लोगों के जहन में है कि उसी ढंग से इसका विरोध भी हुआ और उसी ढंग से इसका फायदा भी पहुंचा। तो इसलिए उत्तर भारत में मैं समझता हूं तमाम राज्यों में इसका असर देखने को मिला। ये आंकड़ा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की सबसे मजबूत सीढ़ी बन सकता था। यही वजह थी कि दिल्ली की राजनीति अपनी चाल से चलती रही। दाव पेंच, अगड़ा पिछड़ा, कुर्सी पावर के खेल में डूब गई। आरक्षण के नाम पर हालात बदतर होने की आशंका से सवर्ण नाराज थे, तो पिछड़े वर्ग में आने वाले लोग सरकारी नौकरियों में अपनी आरक्षित भागीदारी की उम्मीद से खुश। समाज टुकड़ों में बंट रहा था और बंटता समाज अब लहूलुहान भी हो रहा था। सवर्ण तबके के लिखने पढ़ने वाले हाथों ने वीपी सिंह मुर्दाबाद की तख्तियां थामी तो पुलिस प्रशासन का डंडा उन पर कहर बनकर टूटने लगा। कई छात्रों ने विरोध में खुद को आग लगा ली। कई हमेशा हमेशा के लिए अपनी पहचान खोते चले गए, तो कई नए नेता उभरने लगे जिनकी सियासत की बुनियाद जातिवादी वोट बैंक पर टिकी थी। यदि माहौल है, उस माहौल में यदि आग लगा हुआ है, थोड़ा सा भी उसमें घी या तेल पड़ता है तो उसमें और है। और फिर न्यूज़ तो न्यूज़ होता है। न्यूज़ में तो आप जानते हैं कि कुत्ता आदमी को काटे तब तो न्यूज़ नहीं बनता है। आदमी जब कुत्ता को काटता है तभी न्यूज़ बनता है। दरअसल ये राजनीति एक ऐसी बिसात थी जिसने समाज से ज्यादा संसदीय राजनीति के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर दिया और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश वोट बैंक की सियासी गिरफ्त में ऐसा फंसा कि सत्ता के तंत्र जातीय तंत्र को ही मजबूत करने में लग गए। तमाम कल्याण योजनाएं जातीय वोट बैंक के दायरे में फंसती चली गई। दरअसल विचार दो तरह के उभरे। एक ने कहा यह राष्ट्रीय राजनीति की गुलामी का मुक्ति पर्व है, दूसरे ने कहा यह क्षेत्रीय अस्मिता को राष्ट्रीय पहचान दिलाकर राष्ट्रीयता की सोच खारिज करने वाला दौर है। दोनों हालातों में राजनीति ही सबसे ऊपर थी। तो सवाल एक नया उभरा, सत्ता बफोर्स घोटाले के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सत्ता तक पहुंचना चाहती थी, तो फिर झटके में मुद्दा बदला क्यों बफोर्स घोटाले के आरोपियों के नाम वाला पुर्जा वीपी सिंह की जेब से नहीं निकला? आइए इसे समझने के लिए चलते हैं 1989 के दौर में, जब वीपी सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की एक नई उम्मीद बन चुके थे। उन्नीस आम चुनावों के रंग में देश पूरी तरह रंगा हुआ था। ये वो दौर था जब बोफर्स दलाली के दाग से राजीव गांधी का दामन दागदार था और भ्रष्टाचार देश के सामने एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। पहली बार देश के प्रधानमंत्री को किसी ने सीधे कटघरे में खड़ा किया था। आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी सत्ता 5 साल पूरे होने से पहले ही लड़खड़ा गई थी जिसे 2/3 बहुमत हासिल था। मामला बोफोर्स तोप की खरीद में कमीशन खाने का था और आरोप लगाने वाला शख्स उस वक्त देश का रक्षा मंत्री था, जो 2/3 बहुमत वाली सरकार की नैतिकता पर यह कहकर चोट कर रहा था कि उसकी जेब में वो कागज है जिसमें कमीशन खाने वालों के नाम हैं, और अगर वो सत्ता में आ गया
तो हर किसी को जेल भेज देगा। जनता पार्टी के ढहने के बाद निराश जनता को वीपी सिंह में एक उम्मीद दिखाई दी। 1989 का चुनाव ही आंदोलन की शक्ल लेने लगा। जनता पार्टी के पराजय होने के बाद वीपी मंडल ने यह रिपोर्ट पेश की थी विज्ञान भवन में। उस समय राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह को यह सौंपा गया था 31 दिसंबर 1981 को। उसके बाद तमाम सरकारें जो आईं उन्होंने इसको ठंडे बक्से में रखा। सिर्फ वीपी सिंह की जो सरकार थी, हालांकि सभी सरकारों ने अपने चुनावी वायदे में इसका उल्लेख जरूर किया था कि वो इसे लागू करें, लेकिन वीपी सिंह की सरकार के समय जिस तरह से पिछड़े वर्ग का उसमें उस सरकार को बनाने में योगदान हुआ, तो उस सरकार से उम्मीदें बढ़ने लगी। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के ढैया राजघराने में पैदा हुए। मांडा के राजा थे। सियासत में आए तो कांग्रेस का दामन थामा। इंदिरा गांधी के जमाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो वीपी सिंह वित्त मंत्री बने, लेकिन फेयरफैक्स घोटाले की परतें उखाड़ी तो कुर्सी गंवानी पड़ी और रक्षा मंत्री बना दिया गया। लेकिन जब बतौर रक्षा मंत्री HDW पनडुब्बी सौदे की दलाली में राजीव गांधी से तकरार हुई तो कुछ ही महीनों में वह कुर्सी भी छोड़नी पड़ी। यहां तक कि राजीव गांधी से रिश्ते भी बेहद तल्ख हो गए। और इन सबसे अलग अभी बोफोर्स दलाली का मामला भी सामने आना बाकी था। आइए, बैठिए। ये क्या हो रहा है? आपने रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सुना है आप बहुत नाराज भी हैं। सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है। आपके कुछ करीबी मुझे CIA का एजेंट भी कहते हैं। ये तो मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग सिर्फ लाउडस्पीकर हैं। उनका माइक यहाँ आपके दफ्तर में लगा है। पार्टी में बहुत से लोग आपसे नाराज हैं, तो कह दिया होगा। मैं कह दूंगा कि जरा कम बोले। मैं अब पार्टी को अच्छी तरह समझ गया हूँ और पार्टी के काम करने के तौर तरीके भी। ठीक कहा आपने। तभी जब इंदिरा जी चुनाव हारी थी तो आपने उनका साथ छोड़ दिया था। अगर ऐसा होता तो सत्ता में आने के बाद वो मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाती, और अब वो नहीं रही तो ये बताने वाला भी नहीं कि सच क्या है। खैर, समझ लीजिए आज से विश्वनाथ प्रताप सिंह आपके लिए मर चुका है। अरे, आप तो फिर से नाराज हो गए। इस बातचीत के अगले दिन वीपी सिंह रामकृष्ण हेगड़े के घर बैठे हुए थे। तभी उनकी पत्नी का फोन आया। मैं हारने वालों में से नहीं हूं और मैं चुप भी नहीं बैठूंगा। हेलो, राजा साहब हैं? हाँ जी, बात करवाइए। आपके घर से हो। हेलो, सुनिए, जरा दूरदर्शन लगाइए। देखिए आप मुक्त कर दिए गए हैं। हेगड़े साहब टीवी ऑन कीजिए जल्दी। ठीक है, हम देखते हैं। अभी अभी ये समाचार प्राप्त हुआ है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। इधर जून 1987 में हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने चुनाव में भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाया और कांग्रेस को हरियाणा में तगड़ी शिकस्त दी। देवीलाल ने कहना शुरू कर दिया था कि वीपी सिंह के नेतृत्व में विपक्ष को एक हो जाना चाहिए। दरअसल कभी कभी मुद्दा राजनीति पर भारी पड़ता है और वीपी सिंह ने चुनाव को आंदोलन में बदलने की तैयारी यही सोचकर की थी।
अक्टूबर 1987 में ही उन्होंने चाहा आंदोलन ही इस देश का राजनीतिक मूड बन जाए। वीपी ने राजनीतिक दल की जगह जनमोर्चा बना लिया। वीपी के साथ उस वक्त रामधन, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान और सत्यपाल मलिक खड़े थे। दिल्ली से लखनऊ के रास्ते वीपी को गांव-गांव में जिस तरीके से लोग रोकते और भ्रष्टाचार को लेकर सत्ता बदलने की बात कहते, वीपी सिंह उससे चौंके नहीं थे, हड़बड़ाए भी नहीं थे, क्योंकि उस वक्त एक पत्रकार ने उनसे कहा था कि आप राजनीतिक दल क्यों नहीं बना लेते। और वीपी का जवाब क्या था? वीपी ने कहा कि जब बारिश हो रही है, आप कहते हैं मैं कटोरा लेकर पानी जमा करूं। बरसात तो वाकई हो रही थी। जन मोर्चा के लिए जनता की बरसात। देश की आम जनता हर उस जगह पर जुटने लगी जहां वीपी जाते, और वीपी भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ खड़ा करने के लिए सड़क का रास्ता ही पकड़ते। दिल्ली से लखनऊ तक पहुंचने में वीपी को 4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि रास्ते में गांव के गांव और पंचायत से लेकर शहर दर शहर के लोग वीपी को सुनना चाहते हैं। वीपी की पब्लिक मीटिंग में शहरी मध्य वर्ग की शिरकत बढ़ने लगी। भाइयों और बहनों, इस सरकार ने आप लोगों के साथ विश्वासघात किया है। आपका हक मारा है इस सरकार ने। सियासी वातावरण राजीव गांधी के खिलाफ बनने लगा। लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क से लेकर पटना के गांधी मैदान तक में वीपी की रैली सिर्फ बोफोर्स घोटाले के आरोपियों को कटघरे में खड़ा कर घंटों चलती। बोफोर्स के इतने बड़े घोटाले में आ रहा हो। वीपी कागज का पुर्जा दिखाकर घोटाला करने वालों के नाम उजागर करने के लिए हाथ खड़ा करते। इस पर्चे में उन सभी लोगों के नाम सुनने आई भीड़ नारे लगाने लगती। बोफोर्स घोटाला किया है। राजीव गांधी के खिलाफ नारे लगते। वीपी कुछ ना बोलते, कागज का पुर्जा जेब में रखते और अगली सभा के लिए बढ़ जाते। पूरी हमदर्दी है। लोगों को लगता जो शख्स 18 साल तक कांग्रेस का साथ निभाने के बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही कांग्रेस का साथ छोड़ सकता है, वो राजा नहीं फकीर है। ऐसा फकीर जिसने सिस्टम से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए राजा की शान को त्याग दिया। जी हां, भ्रष्टाचार के जिस मुद्दे पर वीपी सिंह को कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़ा, वो मुद्दा ही वीपी सिंह को जनता के बीच हीरो बना रहा था। और जन मोर्चा की अगुवाई करते वीपी ने ऐलान कर दिया वो किसी दल से, किसी राजनीतिक दल से समझौता नहीं करेंगे, अपनी राजनीति अलग चलाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ेंगे और कुर्बान हो जाएंगे। जबरदस्त डायलॉग था, लेकिन वीपी समझ रहे थे सत्ता अकेले मिलती नहीं, तो पहला प्रयास देवीलाल ने सूरज कुंड में 9 दलों की बैठक बुलाकर किया। लेकिन मामला टाइम फिस हो गया, क्योंकि बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी भी वहां पहुंचे थे। दूसरी पहल 19 फरवरी 1988 को तमिलनाडु के इरोड में हुई। पहली बार जनता पार्टी, लोक दल अजीत, कांग्रेस स और जन मोर्चा के बीच समन्वय समिति बनी, जो जनता दल की दिशा में दूसरा कदम था। वीपी बेहद खुश थे और उन्हें लगा कि बोफोर्स को लेकर उनका आंदोलन अब देश का आंदोलन बन रहा है। लेकिन हेगड़े से लेकर चंद्रशेखर लगातार वीपी को टोक रहे थे कि आंदोलन को जब तक राजनीतिक विकल्प में नहीं बदला जाएगा, तब तक हाथ खाली ही रहेंगे। तो सड़क पर बोफोर्स के खिलाफ उठते आक्रोश को राजनीतिक विकल्प दिखाने बताने का खेल शुरू हुआ। 7 राजनीतिक दल एक साथ हुए, दर्जन भर चेहरे जुटे और राष्ट्रीय समन्वय समिति का ऐलान हो गया। इसमें बीजेपी नहीं थी, लेकिन इसमें सीपीआई थी, जो कभी इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के साथ थी। अब आप सोचिए, जो चेहरे राजीव गांधी का विकल्प दे रहे थे, उसमें वीपी सिंह के साथ देवीलाल, रामकृष्ण हेगड़े, एनटीआर, अजीत सिंह, रामधन, मधु दंडवते, केपी उन्नीकृष्णन, दिनेश गोस्वामी, मुरसोली मारन, पी उपेंद्र, ये सभी शरीक थे। जाहिर है ये नाम सुनकर मौजूदा राजनीति ही नहीं बल्कि राजनीतिक तिकड़मों का हर वो दौर हर किसी को याद आ सकता है जिसकी रुचि जरा सी भी राजनीतिक दलों को लेकर हो।
कभी विरोध, कभी समर्थन, कभी एक साथ, कभी गठबंधन की सियासत, कभी विकल्प की बात। यानी सत्ता के लिए मौका परस्ती और आंदोलन कैसे पीछे छूटता है, इसकी इबारत 80 के दशक में उसी वक्त लिखी जा रही थी। चुनाव का ऐलान हुआ तो राष्ट्रीय मोर्चा के साथ उसके समर्थक दल एक छतरी तले जुटे, लेकिन कोई ऐसा नाम पहले नहीं दिया गया। सिर्फ जनता पार्टी की तर्ज पर जनता दल हवा में जरूर गूंज रहा था। यानी लग यही रहा था कि 1977 को दोबारा जनता दोहराने के करीब है। लेकिन चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर जो खेल हो रहा था, उसने आंदोलन को कमजोर किया और चुनाव आंदोलन की शक्ल में उबर ना सका। हुआ यही कि कांग्रेस हारी जरूर, लेकिन जनता दल को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। चुनाव परिणाम आए, कांग्रेस को 197 सीटें मिली। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस जरूरी 272 से 75 सीट पीछे थी। बहुमत का आंकड़ा बहुत दूर था। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। जनता दल को 142 सीट मिली, लेकिन अभी भी इतनी सीटें नहीं थीं कि वीपी सिंह अपने दम पर सरकार बना पाते। यहीं से सत्ता का वो खेल शुरू हुआ जिसने देश की राजनीति की तस्वीर ही बदल कर रख दी। राजनीति के दो धुर विरोधी लेफ्ट ने 52 सीटों के साथ और भारतीय जनता पार्टी ने 85 सीट के साथ वीपी सिंह को बाहर से समर्थन दे दिया। नायाब गठबंधन बना। बीजेपी ने मुद्दों के आधार पर समर्थन दिया था, जबकि लेफ्ट ने बिना शर्त समर्थन दिया। सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत तो जुटा लिया गया, लेकिन बड़ा सवाल था कि संसदीय दल का नेता कौन बने। वीपी सिंह और चंद्रशेखर दोनों इस पद की दौड़ में थे, लेकिन ज्यादातर लोग वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थे। Chandrasekhar said, Vishwanath, if you contest, I will contest. Then Devilal took Chandrasekhar away in a room. After that, Chandrasekhar ji left. Then Devilal said, look here, आप हमारी इज्जत रख लीजिए। I said, कैसी इज्जत आपकी रख सकते हैं चौधरी साहब? आपकी इज्जत जिस तरह से होगा हम रखने को तैयार हैं। संसदीय दल के नेता के चुनाव के लिए उड़ीसा भवन में एक बैठक रखी गई। बीजू पटनायक अपने साथ चंद्रशेखर को लेकर पहुंचे। वहां यही तय हुआ कि देवीलाल प्रधानमंत्री बनेंगे। वो जिसे चाहेंगे उसे मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। लेकिन सियासी तिकड़मों के इस दौर में अभी और चालें चली जानी बाकी थी। संसद के केंद्रीय कक्ष में नेता पद का चुनाव हुआ। दंडवते चुनाव अधिकारी थे। हर किसी ने देवीलाल का समर्थन किया, लेकिन वीपी सिंह ने सियासी स्क्रिप्ट कुछ और लिख रखी थी। Devilal was elected unanimously. Then the old man got up and he said, मैं बिहार में दाऊद का रोल अदा करना चाहता हूँ। इसलिए मेरी तरफ से नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह। This is the first time in world history when the election of a leader of a parliamentary party is held in this manner. ऐन वक्त पर देवीलाल ने वीपी सिंह का नाम आगे कर दिया और अजीत सिंह ने उसका समर्थन किया। मेरी तरफ से नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह। कंप्लीट सरप्राइज थी। कुछ लोग जरूर बात कर रहे होंगे, लेकिन सारा चुनाव वीपी सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। इसलिए बहुत लोगों के लिए वो एक आश्चर्य था कि एकदम से देवीलाल जी का नाम आ गया। तो इसलिए हमने वीपी सिंह जी के नाम का प्रस्ताव किया। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। 2 दिसंबर 1989 वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बन गए। देवीलाल ने उप प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन कहीं न कहीं चंद्रशेखर के मन में ये बात खटक गई। गठजोड़ से बनी सरकार बनने से पहले ही असंतोष का बीज पड़ चुका था।
second. It was altered at the last moment without my knowledge, without consent, without information. Who did that? I don't know. You ask those persons. वीपी सिंह जी को रोकने का जो देवीलाल जी को उम्मीदवार बनाया गया था, वो तो चंद्रशेखर और देवीलाल जी ने मिलकर ही काम किया था। उसके पीछे चंद्रशेखर ही जीते असल में। और बाद में भी जो घटनाएं हैं उससे साबित होता है कि चंद्रशेखर जी वीपी सिंह जी के प्रधानमंत्री बनने से खुश नहीं थे।